कि आज हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर इतिहास का जो पहला चैप्टर है भौगोलिक खोजें 9th क्लास का वो हम आज करने वाले हैं। ठीक है, इतिहास का जो पहला चैप्टर है भौगोलिक खोजें इकाई 1 है, भौगोलिक खोजें हैं। हम इन्हें पढ़ना चालू करते हैं आज। ठीक है, चलिए लिखिए। प्रश्न है आपका शुरुआत करते हैं कि विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कहता है कि जो विश्व की युगांतकारी घटना है, इन घटनाओं में समुद्री यात्रा एवं भौगोलिक खोज ये दो चीज़ें हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान है उनमें यह खोजें भी शामिल है, लेकिन इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई जो मध्य युग में अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई थी। इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई। देखिए यहाँ पर ध्यान से कि भौगोलिक खोजों में कौन से देश अग्रणी थे, तो यूरोपीय देश। ठीक है, यूरोपीय देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। ठीक है, मतलब इसका यही एक कारण था कि मतलब यूरोप का जो वर्चस्व है पूरे विश्व में स्थापित हो गया। उसको मतलब पूरे विश्व में लोग यूरोप को जानने लगे। यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश कौन से, स्पेन एवं पुर्तगाल, इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। देखा कि यूरोप यानी कि इस भौगोलिक खोज को शुरुआत करने वाले देश कौन थे, तो स्पेन एवं पुर्तगाल। याद रखेंगे, पूछेगा कि भौगोलिक खोजों को शुरुआत करने वाले देश कौन थे, तो स्पेन एवं पुर्तगाल, जो कि धीरे धीरे क्या हुए, पिछड़ते चले गए। ठीक है, और नए देशों जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली। यानी कि इसके बाद ये सभी देश को अधिक सफलता मिलती चली गई। ठीक है, आगे कि हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। प्राचीन एवं मध्यकाल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। ठीक है, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से। ठीक है, मतलब इनमें तो लोग थे, लेकिन इनसे विश्व के अन्य देशों से इनका जुड़ाव नहीं था, क्योंकि स्थलीय मार्ग नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए इनका जुड़ाव नहीं था। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विकर्णों ने यूरोपियनों को दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि का एहसास कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में व्यापक स्तर पर हुए भौगोलिक खोजों तथा उनमें प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग जो है प्रशस्त किया था। यहाँ देखिए एक नोट में दिया हुआ है, कहा था कि पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलय खां के दरबार में वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया हुआ है। देखिए किया। आगे है आपका देखिए, मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। देखिए मध्यकाल में अगर बात करें तो यह जो काल था वह कैसा था कि सामंती प्रवृत्ति का काल था। ठीक है, सामंती प्रवृत्ति कहें तो मतलब सारा अधिकार किसका होता था, आपकी ज़मीन आपका है, किसान का है, लेकिन उस पर अधिकार राजा का होता था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। पृथ्वी के बारे में इनको जो ज्ञान था वो बहुत ही सूक्ष्म था, बहुत ही कम था, और जो ज्ञान था भी तो वो अंधविश्वास से युक्त ज्ञान था उनके पास। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्रिक व्यापार भी सीमित था। ठीक है, इनका व्यापार भी सीमित था क्योंकि भौगोलिक ज्ञान उतना नहीं था। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि
पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था। मतलब इनके यह पता था कि जो पृथ्वी है वो चपटी है और ज़्यादा दूर तक जाएंगे तो पृथ्वी के किनारे से गिर जाएंगे और गिरकर मर जाएंगे, ठीक है। इसलिए यह ज़्यादा दूर तक नहीं जाते थे। समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। जहाज़ छोटे और असुरक्षित थे, यानी कि जहाज़ जो थे वो छोटे थे और बहुत ही असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा की निर्भरता थी। गति के लिए कोई उसमें मोटर नहीं था, जिधर हवा बहता था उधर ही नाव चलती थी। कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अभी नहीं हुआ था। उस समय कंपास का ज्ञान नहीं था। कंपास क्या है कि दिशा सूचक यंत्र है, ठीक है, तो दिशा का ज्ञान नहीं था। अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय बना रहता था। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। हालांकि मतलब समुद्री यात्रा में राज्य की ओर से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं। मान लीजिए कि आपको कुछ हो गया, कहीं भुला गए, कुछ भी हो गया तो उसको कोई सहायता नहीं मिलता था सरकार की ओर से। इस विषम परिस्थिति में नाविकों एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक यानी अंध महासागर जैसे महासागर की यात्रा करना का बहुत ही अत्यंत दुष्कर था, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम यहाँ से अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।